यस फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी। और उसमें अब लेक्चर 2 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, बेसिकली जो प्रेशर की इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करेंगे। तो लाइन लिख दीजिए एक कि काइनेटिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर। Kinetic theory is based on molecular picture of matter. A gas is a collection of large number of molecules. A gas is a collection of large number of molecules in random motion. In random motion. अगले पैराग्राफ में लिख दीजिए at NTP average distance between molecules of a gas is 10 times more than the size of the molecules. It's 10 times more than the radius of the molecule. Size से मतलब हमारा radius होता है, radius of molecules, ब्रैकेट में 2 डिग्री A। जो मॉलिक्यूल्स का रेडियस होता है किसी गैस के मॉलिक्यूल का, वो करीब 2 डिग्री A की रेंज का रहता है। फिगर इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें से, ना 10 टाइम्स वाली बात इंपॉर्टेंट है, ना 2 डिग्री A वाली बात इंपॉर्टेंट है। लीजिए therefore interaction between molecules is negligible. मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास कभी आते ही नहीं है कि अगर रियल गैस के भी मॉलिक्यूल हों तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सफिशिएंटली लार्ज है। सो द इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स इज नेग्लिजिबल। और फिर लिख दीजिए, अगली लाइन में लिख दीजिए, एक स्टार भी लगा दीजिए। इन बिटवीन टू कॉलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन। दो कॉलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कारण यह है कि कोई फोर्स हो तो पाथ चेंज का हो, जब फोर्स ही नहीं है तो इनर्शिया के कारण पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में तो जाना ही है। अगली लाइन में लिख दीजिए, मॉलिक्यूल्स कोलाइड रैंडमली with different molecules or with the wall of the container. Molecules collide randomly with different molecules or with the walls of the container and change their velocities in magnitude oblique direction. या मैग्नीट्यूड बदल जाता है, या डायरेक्शन बदल जाती है, या शायद दोनों भी बदल जाते हों। मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं या जब कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में। फिर अगली लाइन में लिख दीजिए कि all these collisions are considered to be perfectly elastic. ये परफेक्टली इलास्टिक वाली बात काम की है, इस पे एक स्टार दे सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन्स हैं, चाहे आपस में चाहे दीवार से, वॉल ऑफ द कंटेनर से, हम इन्हें परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं। एंड देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी and momentum of molecules is conserved. Total kinetic energy and momentum of molecules is conserved. ये है। एक कंटेनर में पूरी रैंडमनेस का माहौल है, कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है, टक्कर के बाद फिर कोई कहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो हीट भी पैदा होती है और टेम्परेचर उसी से रिलेटेड है। ऐसा डैश करके लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, दैट इज रैंडम कॉलिजन्स। वो तो हीट के बारे में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा था कि हीट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड वर्क इज अ मेजर ऑफ ऑर्डरलीनेस, है ना। तो चलिए, इसके पहले कि हम अब प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का डेरिवेशन करें, हम आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूल की 3D में मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के बारे में बात कुछ कर लेते हैं। हेडिंग दे दीजिए एक,
कि velocity of a molecule in space velocity of a molecule in space, तो मॉलिक्यूल तो स्पेस में जाता है तो उसकी वेलोसिटी के एक्स वाई जेड कंपोनेंट सभी हैं। एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v है तो उस वेलोसिटी का है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसा है। एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, मॉलिक्यूल तो स्पेस में चलता है और उसकी वेलोसिटी को तीनों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का तो ऑफ कोर्स वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर होती है। एक मॉलिक्यूल स्पेस में चलता है और उसकी वेलोसिटी को हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को इस तरह लिखा जा सकता है। यहां मैं दो प्रकार के कम से कम दो वेलोसिटीज और डिफाइन करना चाहूंगा। आप हेडिंग दे दीजिए एवरेज वेलोसिटी। जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उन सबके एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी का तो मतलब खैर एक्चुअली ये हुआ कि वी एवरेज इज इक्वल टू वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 ऐसा प्लस वेक्टर vn अपॉन n। जहां अगर मैं वेक्टर vn की बात करूंगा तो वो होगा vn आई कैप, मतलब इसका एक x कंपोनेंट, nth मॉलिक्यूल का जो x कंपोनेंट है, nth मॉलिक्यूल का जो x कंपोनेंट है i डायरेक्शन में, प्लस nth मॉलिक्यूल का जो y कंपोनेंट है j डायरेक्शन में, प्लस nth मॉलिक्यूल का जो z कंपोनेंट है ये k डायरेक्शन में, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहेगा। अगर आप v1 की बात करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की, तो उसका v1 फर्स्ट मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट, फर्स्ट मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट प्लस फर्स्ट मॉलिक्यूल का y कंपोनेंट और फिर फर्स्ट मॉलिक्यूल का z कंपोनेंट, ये सब मिलके फर्स्ट मॉलिक्यूल की टोटल वेलोसिटी बनाएंगे ना। एनीवे, अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है और उसमें हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए एवरेज स्पीड की नहीं, एवरेज स्पीड की नहीं, तो फिर एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो आएगी सारे मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि टकरा टकरा के तो मॉलिक्यूल बार बार वहीं घूम रहे हैं ना। सो बोल दीजिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ रैंडमनेस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ रैंडम मोशन विल डेफिनेटली बी जीरो, because net displacement in a molecule over a given time interval is zero. नेट डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर में हर मॉलिक्यूल का जीरो होगा ही होगा, क्योंकि वो वहीं के वहीं घूम रहा है। एवरेज वेलोसिटी जीरो है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी हो तो रैंडमनेस का कभी कुछ रिजल्टेंट होने वाला नहीं है। ये वाली बातें डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी नहीं है, इसलिए आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। फिर आप लिख दीजिए एवरेज स्पीड। ऑफ कोर्स मेरा मतलब है कि कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड हैं, हीट के कारण उनकी अलग अलग स्पीड है, एवरेज स्पीड। एक्चुअली एक कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाने के बाद हम सबको सेम टेम्परेचर पे मानते हैं। फिर भी सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड से चलते नहीं है। ये लाइन लिख दीजिए, इन अ कंटेनर at equilibrium, in a container at equilibrium, all the molecules are at same temperature, are considered to be at same temperature. ये सेम टेम्परेचर पे हैं, but even then their speeds are not same. Even then
their speeds are not same. बात समझ में आई? जितने भी मॉलिक्यूल हैं सेम टेम्परेचर है, हालांकि एक कंटेनर में है और एक कंटेनर में जब स्टेडी स्टेट जाता है कंटेनर में ना, तो सबका टेम्परेचर सेम हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट बह जाती। इवेंचुअली एक कंटेनर में टेम्परेचर तो हमको सेम मानना ही मानना है, उसके बावजूद भी हर मॉलिक्यूल की स्पीड सेम नहीं है, कॉलिशंस हो रहा है ना, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की स्पीड सेम नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी तो हमने जीरो डिफाइन कर दिया, एवरेज स्पीड की अगर बात करें, वी एवरेज लिखे या ऐसा वी बार लिखे, तो हाँ वो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n होगी एवरेज स्पीड। और ठीक है, इसका कुछ डेफिनेट फॉर्मूला आ जाएगा। एवरेज स्पीड विल बी वेरी हाई, इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। जो एवरेज स्पीड है वो काफी ज्यादा है और वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड की रेंज की है। एवरेज स्पीड काफी ज्यादा है और वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड की रेंज की है। अब ये वेलोसिटी भी उन लोगों ने कहीं दी तो है नहीं एनसीईआरटी में, स्पीड, इस स्पीड की वैल्यू भी एनसीईआरटी में मेंशन तो है ही नहीं, इसलिए हमें ना एवरेज स्पीड से ज्यादा मतलब है ना एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा मतलब है। ठीक है, हम साधारणतः हर किसी क्वांटिटी का एवरेज एक डिफाइन करते ही हैं। क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सबके मार्क्स निकाल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ऐड, सबके मार्क्स ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर दें तो क्लास के एवरेज मार्क्स मिल ही जाएंगे। सेंटर ऑफ मास भी एक प्रकार का एवरेज था, वेटेड एवरेज। रेडियस ऑफ गायरेशन भी एक एवरेज डिस्टेंस था जहां एंटायर मास कैन बी कंसिडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर ऑफ गायरेशन। तो एवरेज तो हम शुरू से निकालते ही आए। अभी क्या होता है, जिस क्वांटिटी की आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी। अब आप इसके वेक्टर होने के बात को इग्नोर कर रहे हैं, सपोज हर एक के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स का एवरेज निकालना है, इनकी डायरेक्शन को इग्नोर करते हुए, तो फिर आप mv का एवरेज ले रहे हैं ना। तो एवरेज मोमेंटम निकालने के लिए आपको v का एवरेज चाहिए होगा, मास सबका ले लेना और v एवरेज ले लेना, अगर सारे पार्टिकल किसी एक एवरेज वेलोसिटी से चलते हुए माने जाएं तो। मैं केवल ये बात समझा रहा हूं जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में जिनका जिक्र नहीं है, कि अगर मुझे ऐसी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है जो v टू द पावर 1 पे डिपेंड करती है, तो मैं ये इस वाले एवरेज का से काम चला सकता हूं। अब मैं सारे मॉलिक्यूल को इस स्पीड से, हर मॉलिक्यूल को इस स्पीड से चलता हुआ मान सकता हूं। ऐसा लिख दीजिए, इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन v टू द पावर 1, if a quantity depends on v to the power 1, then the average value of a large number of particles can be calculated by assuming that average value of large number of particles can be calculated by assuming that each particle is moving with v average. हर पार्टिकल v एवरेज से चल रहा है। हम ये मान सकते हैं कि हर पार्टिकल v एवरेज से चल रहा है। ये है कहानी। v एवरेज है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 vn बाय n। अब इसमें कोई अगर पॉजिटिव वेलोसिटी हुई तो पॉजिटिव, किसी की वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो आपको उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और उस तरह से आप साधारणतः किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं। And average is one figure which can be associated with each individual. हम लोग एक्चुअली क्या है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर में, उनमें तो रैंडम मोशन है, टोटल स्टेट ऑफ रैंडमनेस है, टोटल केओस है, बट वी वांट टू सिस्टमेटाइज आवर स्टडी। तो कभी कभी हम ये मान लेना चाहते हैं कि सारे मॉलिक्यूल एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन डिस्कशन आसान हो जाता है। सही बात तो यह है कि हर मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से चल रहा है,
तो अब मैं हर मॉलिक्यूल की स्पीड निकाल के उसके लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता। तो सिंप्लीफाइड फिजिक्स है, जो कि जरूरी नहीं है कि अप्रोक्सीमेट फिजिक्स हो। कई बार सिंप्लीफाइड तरीका यह है कि आप ये मान लीजिए कि सारे मॉलिक्यूल किसी एवरेज स्पीड से चल रहे हैं। तो कई डिस्कशंस में दैट मेक्स सेंस, उससे डिस्कशन आसान हो जाता है और उतनी बारीकी में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भाई कोई भी एवरेज से कम से चल रहा है, कोई भी एवरेज से ज्यादा से चल रहा है, तो ये माना ही जा सकता है कि सारे भी एवरेज से चल रहे हैं। वंस अगेन ये डिस्कशन डायरेक्ट रेलेवेंस का नहीं है, क्योंकि इससे मिलती जुलती कोई भी बात एनसीईआरटी में दी गई नहीं। इसी प्रकार की एक और एवरेज हम डिफाइन करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। हेडिंग दे दीजिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो तो आप छोड़ भी सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब बस इसका आइडिया समझना है आपको कि होता क्या है। तो नाम से क्लियर है, स्क्वायरों का मीन और फिर उसका रूट। ये स्क्वायर्स किया मैंने सारा, ताकि अगर कोई नेगेटिव है तो भी स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव आ जाए। ये स्क्वायरों का मीन हो गया, ये स्क्वायरों का मीन हो गया। इसको हम लोग वी मीन स्क्वायर बोलते हैं, और डायमेंशनली सही रहे तो इधर भी स्क्वायर लगा देते हैं। ये स्क्वायरों का मीन है, वी मीन स्क्वायर। और वी फिर आरएमएस, अगर आरएमएस ये हो जाता है। ये वाली वेलोसिटी इस हीट के चैप्टर में ज्यादा यूज होगी। वी मीन स्क्वायर की बात करूं अगर, तो डायमेंशनली तो बस एक वेलोसिटी है, तो इट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू वेलोसिटी का स्क्वायर। वी मीन स्क्वायर इज अ वेलोसिटी, तो मुझे वी मीन स्क्वायर का स्क्वायर करना चाहिए, तब ये एलएचएस और आरएचएस डायमेंशनली सेम होंगे। और तो अब मैं फाइनल मेरा फैसला ये है कि इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्क्वायरों का मीन लिया और फिर उस पूरे का रूट ले लिया। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एवरेज, ऐसा लिख दीजिए। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एवरेज, ये भी एक प्रकार का एवरेज है। फॉर कैलकुलेटिंग दोज क्वांटिटीज, फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यूज ऑफ दोज क्वांटिटीज, for calculating average values of those quantities which are proportional to square. For calculating average values of those quantities which are proportional to square. जैसे अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो तुमको सबके हाफ एम वी स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो वहां फॉर्मूले में वी का स्क्वायर आ रहा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो तुम सब मान लेना कि जितने भी मॉलिक्यूल कंटेनर में सब वी आरएमएस से चल रहे हैं। बस ये लिख दीजिए टू कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी of a molecule, average kinetic energy of a molecule in a container, it should be assumed to be moving with VRMS. ये मान लेना चाहिए कि वो VRMS से चल रहा है। अब हम दोबारा जब बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, मतलब VRMS ही आपके नाम पे आएगा अब, ठीक है। और इस पे फिर आप हेडिंग दे दीजिए, चलिए लिखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, total kinetic energy of molecules in a container, total kinetic energy of molecules in a container. Of course अब मैं ये मान रहा हूं कि गैस सेम टाइप के, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का मास सेम है। जैसे कंटेनर में सिर्फ ऑक्सीजन ही भरी हुई है, ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब आप ये मान रहे हैं कि हर एक की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां वी मतलब वी आरएमएस। तो कंटेनर में अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, लिख दीजिए कंटेनर कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स of the same type of gas. If a container contains n molecules of the same type of gas, तो एक्चुअली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो होती हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, ऐसे करके
हाफ एम वी एन स्क्वायर। मान लीजिए मैंने मास सबका सेम ले लिया, तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाती ये हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर ऐसा प्लस वी एन स्क्वायर, ये सबकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन एन, नहीं इनटू एन, क्योंकि वी आर एम एस हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी एन स्क्वायर बाय एन। तो ये इस चीज को मैं लिख सकता हूं एन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर ऐसा, ठीक है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर हो जाएगा n इंटू हाफ m v RMS का स्क्वायर। That was quite expected. This is the kinetic energy per molecule, and this is the total kinetic energy of all the molecules contained in the container. यहां अब हम ये तो अज्यूम कर ही नहीं रहे हैं कि बर्तन किसी वेलोसिटी से चल रहा है। जब हम मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, जब भी हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि कंटेनर एज अ होल तो रेस्ट पे है, या उसके सेंटर ऑफ मास में कुछ वेलोसिटी है तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। लिख दीजिए, इन ऑल दीज डिस्कशंस इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट द कंटेनर इज एट रेस्ट, क्योंकि हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली तो ये डिस्कशन भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हालांकि ये अगले डेरिवेशन में यूज हो रही हैं ये वाली बातें, आगे ये वाली बातें कहीं यूज तो होंगी। फिलहाल वीआरएमएस के नाम से उन्होंने अलग से नहीं पढ़ाया है। वीआरएमएस की मैं आपको यहाँ एक डेफिनेशन इसलिए और देना चाहूंगा, जो मैंने बातें लिखी उसके आधार पर मैं वीआरएमएस के बारे में एक बात और कह सकता हूँ। डैश करके लिख दीजिए, वीआरएमएस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स with respect to the container, मतलब as if the container is at rest। कंटेनर को रेस्ट पे मानकर ही सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, कंटेनर को रेस्ट पे मान रहे हैं, और तब कंटेनर की वॉल्स के रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है एवरेज वाली, उसको वीआरएमएस कहते हैं। बस एक हमने पढ़ा एवरेज, जो कि ऑर्डिनरी एवरेज है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n, और एक है वीआरएमएस। अब हमको इस चैप्टर में आरएमएस वेलोसिटी से ही मतलब रहेगा, एवरेज से कभी कभार मतलब हो सकता है, तब वो आपको अलग से कुछ बताएंगे। अदरवाइज आप हमेशा हीट के चैप्टर में जब भी स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें तो आपका मतलब आरएमएस से ही है, क्योंकि दो मेन चीजें हैं जिनकी आपको यहाँ जरूरत पड़ती है इस चैप्टर में, वो है काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, और ये दोनों आरएमएस वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। ऐसा भी आप डैश करके लिख दीजिए कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर एंड प्रेशर exerted by molecules in the container and pressure exerted by molecules in the container both are proportional to VRMS। दोनों VRMS पे डिपेंड करते हैं। So unless separately mentioned, velocity in the chapter of heat means RMS velocity। है ना? And for a system of moving particles, RMS velocity is never zero। अगर पार्टिकल्स चल ही रहे हैं तो फिर आरएमएस वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि ठीक है वेलोसिटी किसी की नेगेटिव भी हुई तो भी v का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। आरएमएस वाली वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं, जीरो नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी तो कभी कभी जीरो आती है।
अगर वो वेलोसिटी की बात, अगर एवरेज की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, पर उसके बारे में अब हम दोबारा कब कोई बात करेंगे नहीं फिजिक्स में। हम सिर्फ आरएमएस की बात करेंगे। आरएमएस स्पीड बोलिए या आरएमएस वेलोसिटी बोलिए, बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं है, वो जीरो वाली कोई लफड़े यहां बात होनी नहीं। हम वेलोसिटी की बात करते जो v टू दी पावर 1 पे डिपेंड करता है, तो उसका एवरेज जीरो भी आता है, पर हम v टू दी पावर 1 वाली वेलोसिटी के एवरेज की इस चैप्टर में बातें करेंगे ही नहीं। हर न्यूमेरिकल में, हर फॉर्मूले में जिस वेलोसिटी को आप यूज करेंगे वो आरएमएस वाली वेलोसिटी ही होगी। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा, इसलिए मैं इस डेरिवेशन को कर रहा हूं। दोबारा आप चाहें तो इस डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट को खाली ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है। लिखिए, हेडिंग है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली किसी काम का होता नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कुछ कुछ सीख सकते हैं जिन पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम रिवाइज कर लेते हैं डेरिवेशन को। लिखिए, कंसिडर वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। एक ही मॉलिक्यूल लिया है मैंने। कंसिडर वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एनक्लोज इन अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड एल। हम एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, पर शुरू में एक मॉलिक्यूल लेते हैं और धीरे धीरे करके बाकी मॉलिक्यूलों के असर को भी शायद इंक्लूड कर लेंगे। क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूब की साइड एल है और एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब ये जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, हाँ ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो वीआरएमएस वाला डिस्कशन इसके पहले मैंने आपको कराया वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये होती है। अब मैं कह रहा हूं ये क्यूब है ना, क्यूब में मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल जाके यहां दीवार से ऐसे टकरा गया और ऐसे लौट आया। लिख दीजिए कि लेट द मॉलिक्यूल हिट अ वॉल, लेट द मॉलिक्यूल हिट अ वॉल एट राइट एंगल्स टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और यहां पर एक वॉल है, ये वॉल है। मॉलिक्यूल ने इस वॉल को टकराया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड वॉल, वाई जेड प्लेन है। ये मॉलिक्यूल स्पेस में जा रहा था और इधर टकरा गया। ये मॉलिक्यूल स्पेस में जा रहा था और दीवार से टकरा गया। ये मॉलिक्यूल के एक्स कंपोनेंट भी था वेलोसिटी में, वाई कंपोनेंट भी था, जेड कंपोनेंट भी था। स्पेस में जा रहा था और यहाँ टकरा गया और ये अपना इलास्टिक कोलिजन के बाद इसने अपना पाथ रिटर्न कर लिया। इलास्टिक कोलिजन है इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं है। इसके राइट एंगल्स पर ये जो टक्कर हुई है मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के राइट एंगल्स पे जो वॉल है, इससे कॉलिजन हुआ है। तो इससे जब कॉलिजन होता है ना, इससे जब कॉलिजन होता है तो हम तो जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल इधर आता है तो उसकी वेलोसिटी को आप ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो। ये आने वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो और जाने वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को आप ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो वेलोसिटी का सपोज ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, तो देख रहे हो आप ऐसे आ रहा था और ऐसे जा रहा है। एक्स कंपोनेंट आने वाले का ये था और वाई कंपोनेंट ये था, जाने वाले का एक्स कंपोनेंट ये और वाई कंपोनेंट ये है। तो कंपोनेंट पैरेलल टू द वॉल तो चेंज होता नहीं है, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वॉल गेट्स रिवर्स्ड। ऐसा लिख दीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द वॉल, component of velocity parallel to the wall is unchanged. So velocity के y component और z component unchanged रहेंगे। Component of velocity parallel to the wall
is unchanged, and the component of the velocity perpendicular to the wall gets reversed. Component of the velocity perpendicular to the wall gets reversed. Therefore, y and z component of the velocity are unchanged. Y and z component of the velocity are unchanged, and the x component gets reversed. X component gets reversed. तो मैं v इनिशियल को चाहूं तो वैसे ऐसा लिख सकता हूं vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, और मॉलिक्यूल की फाइनल वेलोसिटी को इलास्टिक कॉलिजन है तो मैं लिख सकता हूं माइनस vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो। ऐसा अलग से एक क्वेश्चन तो बन सकता है। मैकेनिक्स काफी रिवाइज हो रही है। मैकेनिक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एक पार्टिकल इसकी वेलोसिटी ये थी और वो yz वॉल से टकरा रहा है, तो टक्कर के बाद फाइनल वेलोसिटी की आप इक्वेशन लिखिए। तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वॉल विल गेट रिवर्स्ड अगर इलास्टिक कोलिजन है, एंड कंपोनेंट पैरेलल टू द वॉल, vy भी वॉल के पैरेलल है और vz भी वॉल के पैरेलल है, कंपोनेंट पैरेलल टू द वॉल विल रिमेन अनचेंज्ड। तो अलग से मैकेनिक्स में तो ये क्वेश्चन बन सकता है, और मेरे को तो ऐसे में एक्चुअली इंटरेस्ट है चेंज इन मोमेंटम में। लिख दीजिए अगली लाइन में एक छोटी स्मॉल हेडिंग बना दीजिए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, मेरे को डेल्टा पी चाहिए, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म में, तो पी फाइनल है यही सब, ये हो जाएगा माइनस एम वी एक्स आई कैप प्लस एम वी वाई जे कैप प्लस एम जेड के कैप एम वी जेड के कैप। ये फाइनल है, माइनस इनिशियल है, इनिशियल में आ जाएगा ये माइनस एम वी एक्स आई कैप प्लस एम वी वाई जे कैप प्लस एम वी जेड के कैप, है ना। पूरा हम ध्यान से नहीं भी लिखेंगे तो हम समझते हैं, खाली x कंपोनेंट को रिवर्स कर देते हैं, ये y और z यहां से कैंसिल हो जाएंगे। सो जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल है, दैट इज माइनस 2m vx I कैप। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल है। ये एम वी एक्स से गया था और एम वी एक्स से लौटा है, खाली एक्स कंपोनेंट पे नजर रखिए, वाई और जेड कंपोनेंट पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। मॉलिक्यूल के जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो ये है, और हमें असली इस बात से मतलब है कि ये वॉल को, इस टक्कर के दरमियान वॉल को कितना मोमेंटम दे आया। हेडिंग दे देते हैं, फिर से हेडिंग दे देते हैं इसको, छोटी सब हेडिंग है कि मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल ड्यूरिंग वन कॉलिजन। एक कॉलिजन के दरमियान ये जो YZ वॉल है, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस वॉल को कितना मोमेंटम डिलीवर किया गया। तो लिख दीजिए बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से P इनिशियल ऑफ मॉलिक्यूल प्लस P इनिशियल ऑफ वॉल, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म में, मोमेंटम कंजर्वेशन से इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ मॉलिक्यूल प्लस P फाइनल ऑफ वॉल। वॉल अपनी जगह से हिली नहीं है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। ये मत कहिए कि वॉल में कोई वेलोसिटी आई तो नहीं है, आप तो मैकेनिकली बस वॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस वॉल का इनिशियल मोमेंटम निकाल दीजिए। ये पॉजिटिव है और ये वॉल का इनिशियल मोमेंटम वहां चला गया, सो दिस इज इक्वल टू पी फाइनल, नहीं, पी इनिशियल ऑफ मॉलिक्यूल, पी इनिशियल ऑफ मॉलिक्यूल माइनस पी फाइनल ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा है, मैं वॉल के दोनों टर्म्स एक तरफ ले आया और मॉलिक्यूल के दोनों टर्म्स उस तरफ ले गया। अब ये भी अपने आप में अगेन एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन तो बन ही रहा है पूरा पूरा। सो इनिशियल मोमेंटम मॉलिक्यूल का था m vx I कैप माइनस m vx I कैप, क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसे गया था और ऐसे लौटा है,
तो जाते समय उसका मोमेंटम प्लस था और लौटते समय उसका मोमेंटम माइनस है। तो ये जो वॉल को मोमेंटम मिला है, मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल, जो वॉल को मोमेंटम मिला है वो मैथमेटिकली 2mvx आई कैप है। कॉलिजन में एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो बोथ विल रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल है इज इक्वल टू, ये लाइन ज्यादा सही है कहना, ये डेरिवेशन दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है, किताब में दिया भी नहीं है, किताब में दिया भी नहीं है, आप तो ऐसे ही लिख दीजिए कि बोथ विल रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। नहीं, ये लिखिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। जो चेंज इन मोमेंटम है दोनों का वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज है -2mvx, और दीवार वॉल ऑफ द कंटेनर के मोमेंटम में ये चेंज है। मॉलिक्यूल में तो मोमेंटम नेग्लिजिबल है, दीवार को मॉलिक्यूल मोमेंटम मिलेगा दिखेगा नहीं आपको, एक मॉलिक्यूल जब मोमेंटम मारेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा। रिजिड कंटेनर है, कहीं आपने उसको जमीन पे फिक्स कर रखा है या फ्रिक्शन वगैरह सफिशिएंट है, इन कारणों से आपको ये नहीं दिखता कि मोमेंटम उसमें मॉलिक्यूल में आया, दीवार में आया। और वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज आउट होकर 0 हो जाएगा। तो उसे ज्यादा मत सोचिएगा कि यार अगर दीवार को मोमेंटम मिला तो दीवार में मोशन आया क्यों नहीं। किसी दीवार को यहां मोमेंटम मिल रहा है तो इस वाली दीवार को इधर मोमेंटम मिल रहा है, सब मिला के रिजल्टेंट कैंसिल हो गया। पूरे वॉल, सारी वॉल्स ऑफ द कंटेनर को जो टोटल मोमेंटम मिलता है सभी डायरेक्शन में मिला के वो 0 आ जाता है। उसको आप मत इमेजिन करिए, उससे कंफ्यूज मत होइए। कॉलिजन में जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल है वही चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल है, बस एक कॉलिजन इसीलिए हमने कंसिडर किया है। ओके, ऑलराइट। एक इंटरवल में, मतलब अब एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ये, मेरे को थोड़ी थोड़ी थियरी समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है कि मॉलिक्यूल जब दीवार से टकरा रहा है तो दीवार को मोमेंटम दे रहा है। तो अब मैं ये देखूंगा कि एक नहीं और सारे मॉलिक्यूल जब इससे टकराएंगे तो दीवार को मोमेंटम कितना देंगे, एक सेकंड में मोमेंटम कितना देंगे। एक सेकंड में जो मोमेंटम देंगे वो दीवार पे फोर्स होगा, और फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे तो दीवार पे प्रेशर आ जाएगा। डेरिवेशन की स्कीम थोड़ी बहुत क्लियर हो गई। प्रेशर कंटेनर की वॉल पे क्यों लग रहा है वो मुझे अब समझ में आ गया कि जब मॉलिक्यूल दीवार से टकराता है तो उसको मोमेंटम चेंज देता है वॉल को, and momentum delivered to the wall in 1 second is force, and force upon area is pressure. Thus each wall of the pressure, each wall of the container experiences a pressure. ये वाली वॉल इस डायरेक्शन में प्रेशर फील कर रही है और ये वाली वॉल इस डायरेक्शन में प्रेशर फील कर रही है, ये इधर और ये इधर, तो नेट मिला के फोर्स 0 हो जाता है, पर प्रेशर इक्वल एंड ऑपोजिट हर वॉल पे लगता ही लगता है। ऐसा लिख सकते हैं फिर से कि momentum, each molecule imparts momentum to the wall, and total momentum imparted to the wall in 1 second is equal to force on the wall. Total momentum imparted, total momentum imparted to the wall in 1 second is equal to force, and force upon area is equal to pressure. इससे मुझे मोटा मोटा एक बर्ड्स आई व्यू समझ में आ गई कि क्या होने वाला है। यहां एक और बात फिर मैं समझ लेता हूं कि मैं अपने इन डिस्कशंस में मॉलिक्यूल जब आपस में टकरा रहे हैं तो उनको उन डिस्कशंस को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि उनका कंटेनर की वॉल्स के प्रेशर, कंटेनर की वॉल्स पे लगने वाले प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। लिख दीजिए कि molecules of a gas exert pressure on the walls of the container. Molecules of a gas exert pressure on the walls of a container when they collide with the walls of the container. When they collide with the walls of the container.
So in these discussions, when we are interested in calculating the pressure on the wall, when we are interested in calculating the pressure on the wall of the container, the effect of collision of molecules with themselves, the effect of collision of molecule with themselves should be ignored. मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो प्रेशर नहीं लगता, मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो दीवार पे प्रेशर नहीं लगता, मॉलिक्यूल जब दीवार से टकराते हैं तो मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम वो दीवार पे इंपार्ट करते हैं, 1 सेकंड में दिया गया मोमेंटम फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। मॉलिक्यूल्स दीवार पे प्रेशर तब लगाते हैं जब वो दीवार से टकराते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो एक तो सब नेग्लिजिबली बातें होती है वहां पर, टाइम ऑफ कॉलिजन वगैरह भी नेग्लिजिबल ही है, पर खैर उसका दीवार से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप if you are interested in discussing the pressure exerted by the molecules on the walls of the container, then ignore the collisions of molecules amongst themselves. वैसे भी बड़ा insignificant सा discussion है वो। All right, तो ठीक है, डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेशन के यहां तक पॉइंट्स तो एक्चुअली कायदे से रिवाइज करने लायक थे, क्योंकि इनपे मैकेनिक्स का तो क्वेश्चन बन ही सकता है। हीट के चैप्टर के जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप इन स्टेप्स को ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है, सिर्फ फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो अभी भी डेरिवेशन में 2-3 स्टेप बाकी हैं, आगे लिखिए। इन इंटरवल डेल्टा टी अ मॉलिक्यूल विल विद एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx, in interval delta t a molecule with x component of velocity vx will hit the wall if it is within a distance vx delta t from the wall। ये एक मॉलिक्यूल है और ये डिस्टेंस है वेलोसिटी इनटू टाइम t में जितने मॉलिक्यूल इस डिस्टेंस के बीच में, यहां ये सब मॉलिक्यूल होंगे, ये सब जाके दीवार से टकराने वाले हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मैं देखता हूं कि डेल्टा टी टाइम में 1 सेकेंड लेने के बजाय मैंने डेल्टा टी ले लिया, टाइम टी में इसमें कितने मॉलिक्यूल दीवार से टकराएंगे, तो जो डिस्टेंस मॉलिक्यूल इस टाइम में ट्रेवल करते हैं, उस डिस्टेंस के अंदर के जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब दीवार से टकरा जाएंगे। अगर ये टकरा जाएगा तो ये सब तो जाके दीवार से टकरा ही जाएंगे। All molecules contained in this distance will collide with the wall of the container in this interval delta t. अब मैं ये देखता हूं कि ये पूरा जो एरिया ए है ना, क्यूब की वॉल का, एक फेस का, उस पे टोटल सारे मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी जो इससे टकरा जाएगी। तो ठीक है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, और उस एरिया से मिल जाएगा एरिया इंटू यानी वॉल्यूम मिल जाएगी। और फिर मैं डिफाइन यहां एक चीज और करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले मैं ये देख लेता हूं कि डेल्टा टी में कितनी वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में कंटेंट जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे दीवार से टकराएंगे। फिर मैं डिफाइन कर लूंगा कि इस कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, उससे मुझे मिल जाएगा पूरा के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और उन सब का चेंज इन मोमेंटम तो मुझे पता ही है। यही मैं बात आगे कर रहा हूं, आगे लिखिए। सो अगली लाइन में लिखिए कि सो ऑल मॉलिक्यूल्स विद इन द वॉल्यूम, ऑल मॉलिक्यूल्स विद इन द वॉल्यूम, ये a vx delta t, ऑल मॉलिक्यूल्स विद इन द वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ हो गया ना ये, ऑल मॉलिक्यूल्स विद इन द वॉल्यूम a vx delta t will collide with the wall in time delta t, will collide with the wall in time delta t, where A is the area of the wall, where A is the area of the wall. ठीक है, पहले मैंने कहा कि
डेल्टा टी में कितने मॉलिक्यूल टकराने वाले हैं वो देख लेता हूं, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ चुका है कि एक मॉलिक्यूल जब टकरा रहा है तो दीवार को उसने कितना मोमेंटम दिया है। अब ये देख लेता हूं कि कितने मॉलिक्यूल इससे टकरा रहे हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि इस डिस्टेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स कंटेंट हैं Vx डेल्टा टी में, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल विद इन दिस इंटरवल दीवार से टकराने वाले हैं। ये वो लास्ट मॉलिक्यूल है जो डेल्टा टी टाइम में दीवार तक को वेलोसिटी Vx से दीवार तक ट्रेवल करके पहुंचेगा। और ये पूरा एरिया है वॉल ऑफ द कंटेनर की। तो इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल कंटेंट हैं, इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल कंटेंट हैं, ये सब मॉलिक्यूल दीवार से टकराने वाले हैं। अब इसमें एक चीज पर ये है कि मॉलिक्यूल सारे के सारे यहां तो जा नहीं रहे, सारे मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में तो जा नहीं रहे, रैंडमनेस है वो तो कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। अगर आप इस रैंडमनेस को एक थोड़ी सिंप्लीफाइंग अजम्पशन करें तो फिर ये मान सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम में उसमें से आधे यहां जा रहे हैं आधे यहां जा रहे हैं। भाई सारे एक ही डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं ना, पूरे कंटेनर में तो सब कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। एक्स डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें से आधे इधर प्लस एक्स की तरफ जाएंगे आधे माइनस एक्स की तरफ जाएंगे। वाई डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल चल रहे हैं उसमें से कुछ प्लस वाई में जाएंगे कुछ माइनस वाई में जाएंगे। तभी तो प्लस एक्स वाली वॉल पे जो प्रेशर रहता है वही माइनस एक्स वाली वॉल पे प्रेशर रहता है, और जो प्लस वाई वाली वॉल पे रहता है प्रेशर वही माइनस वाई वाली वॉल पे रहता है। एक बलून में हवा भरते हैं तो सभी तरफ से यूनिफॉर्मली इन्फ्लेटेड रहता है ना, तो जितना प्रेशर इधर है उतना ही प्रेशर इधर है। तो प्रेशर कौन मारता है? मॉलिक्यूल। तो जितने मॉलिक्यूल यहां जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल यहां जाएंगे। ये वाला पार्ट खैर मेरे हिसाब से शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है नहीं। डेरिवेशन के लिए तो पॉइंट अच्छा है पर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। आप ऐसा लिख दीजिए, आप ऐसा लिख दीजिए कि फॉर सिंप्लिसिटी इट कैन बी अज्यूम्ड दैट फॉर सिंप्लीफाइंग द रैंडम पिक्चर, फॉर सिंप्लीफाइंग द रैंडम पिक्चर वी कैन अज्यूम दैट half of the molecules moving in x direction, half of the molecules moving in x direction moves in front, moves towards the wall, ये y-z wall जिसकी हम बात कर रहे हैं, and half move away from the wall, आधे यहां जा रहे हैं और आधे यहां जा रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। और अब मैं कह रहा हूं कि इस कंटेनर में मान लेता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का है स्मॉल है। लिख दीजिए अगली लाइन में, लेट द नंबर डेंसिटी that is the number of molecules per unit volume inside the container be n, number of molecules inside the container be n। so number of molecules, अगली लाइन में लिखिए, number of molecules hitting the front wall, जिस एक वॉल की हम बात कर रहे हैं ये वाली फ्रंट वॉल, in time delta t is जो नंबर है वो है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है n और जो वॉल्यूम है वो है a v x डेल्टा t। तो भाई वॉल्यूम क्या होगी? एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ क्या होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम, तो Vx डेल्टा टी। बट मुझे मालूम है इसका भी आधा मैं और ले लूंगा। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम विल बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम विल बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम है एरिया इनटू लेंथ, एरिया तो ठीक है ये फेस का ले लिया मैंने, लेंथ है वेलोसिटी इनटू टाइम,
एक्स डायरेक्शन में खाली जो मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और एरिया भी मैंने वो लिया है जो इस डायरेक्शन में चलने वाले मॉलिक्यूल्स के राइट एंगल्स पर है, और मुझे मालूम है आधे यहाँ जा रहे हैं आधे यहाँ जा रहे हैं, तो बस आधे का असर मेरे को इस वॉल पे निकालना है, बाकी आधे का असर मैं इस वॉल पे निकालूंगा। ये है, ये वाले जो स्टेप्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पहले जो हमने लिखा था इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, डेल्टा पी, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, वो काम के थे। मेन तो ये था कि मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज है वो है -2 mvx, और मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल है वो है +2 mvx इन वन कॉलिजन। मेन तो ये रिजल्ट था। अब खैर हम वही यूज करने वाले हैं, अगली लाइन में लिख दीजिए देयरफॉर, बस इतना लिखिए, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इन डेल्टा टी, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, वॉल से मेरा मतलब यही YZ वॉल है एक फेस वाली, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इन डेल्टा टी इज, जो टोटल मोमेंटम है, अब मैं टोटल मोमेंटम को P से नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को P से प्रेशर लिखना है, इसलिए उसको मैं Q से लिख देता हूं। जो टोटल मोमेंटम है वो है मोमेंटम डिलीवर्ड टू वॉल in one collision multiplied by number of collisions with the wall in time delta t। जो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल है, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल है वो है 2mvx, मैं उसका मैग्नीट्यूड ही देख रहा हूं खाली, और ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगी A इंटू Vx इंटू डेल्टा टी, और बाद में मैं इसे हाफ से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल इन वन कॉलिजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलिजंस, तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया इनटू लेंथ, लेंथ है वेलोसिटी इनटू टाइम, और उसके आधे, ये मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल हो गया टाइम डेल्टा टी में। तो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी नीचे ले आइए, ये हो गया NaVx का स्क्वायर इंटू m, एक m का टर्म ले गया मैं, एक n का टर्म ले गया, एक a का टर्म ले गया, एक Vx और एक Vx का ले गया, और एक डेल्टा नीचे ले गया। हाँ ये ठीक है, ये हमें अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन का ये वाला स्टेप काम का नहीं है, ये स्टेप भी काम के नहीं है, पर हाँ लर्निंग स्टेज में कुछ ना कुछ तो फिजिक्स आप इनसे सीख ही रहे हैं कि टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द वॉल इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज मोमेंटम डिलीवर्ड इन वन कॉलिजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलिजंस टाइम डेल्टा टी। टोटल नंबर ऑफ कॉलिजंस मतलब टोटल जितने मॉलिक्यूल है वही सब तो जाके टकराएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने थे उतने ही टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन है। मॉलिक्यूल तो इतने थे पर उसके आधे कोलाइड हो रहे हैं, क्योंकि आधे इधर जा रहे हैं आधे इधर जा रहे हैं। ये मैंने कैसे निकाला, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकाला एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ कैसे निकाला वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फोर्स हो गया। और अल्टीमेटली मुझे मतलब है प्रेशर से, जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो वो आ जाएगा mnVx स्क्वायर, ये प्रेशर है। एक्स डायरेक्शन में जो वॉल है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं उनके राइट एंगल्स पे जो वॉल है, उस वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वो ये है mnVx स्क्वायर। आप अलग से बिल्कुल लिख सकते हैं कि नॉट टू बी रिमेंबर्ड, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग से ये जरूर ध्यान दिला देंगे, अलग से ये जरूर ध्यान दिला देंगे कि यहाँ m क्या है और n क्या है। लिख दीजिए m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, and n is the number of molecules per unit volume. N is the number of molecules per unit volume.
एंड Vx इज द वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल। हमने डेरिवेशन जब लिया था तो एक मॉलिक्यूल की बात की थी। Vx is the velocity of one molecule in x direction. Vx is the velocity of one molecule in x direction. मैं उन सारे मॉलिक्यूलों की बात को इंक्लूड कर चुका हूं जो दीवार पे टकरा रहे हैं और उस वजह से इसके राइट एंगल्स पे जो वॉल आ रही है उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। पर सवाल इस बात का है कि अब कंटेनर में एक मॉलिक्यूल की तो वेलोसिटी Vx है, पर सबकी वाली वेलोसिटी Vx तो नहीं होगी, किसी की वेलोसिटी इससे डिफरेंट होगी, क्योंकि प्रेशर में Vx स्क्वायर का टर्म आ रहा है। इसलिए अगर आप एवरेज प्रेशर लगाना चाहते हैं, एवरेज प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो आपको वेलोसिटी भी एवरेज वाली लेनी पड़ेगी, मतलब आरएमएस, क्योंकि आप उस चीज का प्रेशर निकाल रहे हैं जो वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो स्क्वायरों का जो एवरेज हो वो वाला एवरेज आपको लेना पड़ेगा। ऐसा लिख दीजिए कि all molecules in a container do not have same velocity. All molecules in a container do not have same velocity. So we should take into consideration average velocity in x direction in the above formula. Average velocity of molecules in x direction in the above formula. And since pressure is proportional to V square, so we should consider mean square velocity of all the molecules, in x direction. मतलब यूं लिख लेते हैं कि जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगी उसका x कंपोनेंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं x कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसलिए जो पूरा टोटल प्रेशर आएगा वो फिर थोड़े से करेक्शन के बाद ये आएगा Vx x डायरेक्शन में स्क्वायरों का मीन, ये क्योंकि सारे मॉलिक्यूल Vx से नहीं टकरा रहे हैं ना, कोई थोड़े कम से टकरा रहा है, कोई ज्यादा से टकरा रहा है। तो मैंने केवल इतना सा किया कि इसके पहले मेरा फॉर्मूला था mn Vx स्क्वायर, अब मैंने कर दिया mn Vx स्क्वायर का बार। तो ये जो मैं वेलोसिटी ले रहा था, किसी की वेलोसिटी Vx से कम थी, किसी की ज्यादा थी, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी ले ली, पर मैंने स्क्वायरों का एवरेज किया है क्योंकि मेरे फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी ही वेलोसिटी के स्क्वायर पे है। मैं ऑर्डिनरी एवरेज का स्क्वायर से यहाँ थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जिस क्वांटिटी को मैं हैंडल कर रहा हूँ वो क्वांटिटी V स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको एवरेज लेना है तो आपको स्क्वायरों का एवरेज लेना पड़ेगा ना। अगर कभी कोई क्वांटिटी V क्यूब पे डिपेंड करती है तो आपको एक नया क्यूब डिफाइन करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू आपकी बार आएगी V1 क्यूब प्लस V2 क्यूब प्लस V3 क्यूब। ऐसा अगर कोई क्वांटिटी V टू द पावर n पे डिपेंड करती है तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, इसका क्यूबिक रूट, ये वेलोसिटी अब बन जाएगी आपकी। अगर कोई क्वांटिटी V टू द पावर 1 पे डिपेंड करती है तो आपको उसका एवरेज लेना पड़ेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अगर कोई क्वांटिटी V स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो आपको उसका एवरेज लेना पड़ेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर लाइक दैट अपॉन n का स्क्वायर रूट। और अगर कोई क्वांटिटी V टू द पावर 4 पे डिपेंड करती है तो V1 टू द पावर 4 प्लस V2 टू द पावर 4 प्लस V3 टू द पावर 4 प्लस Vn टू द पावर 4 अपॉन n का टू द पावर 1/4, ये वाला एवरेज लेना पड़ेगा आपको। एवरेज हमें हमेशा अलग अलग लेने पड़ते हैं, जिस क्वांटिटी में V टू द पावर 1 आता हो उसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप V टू द पावर 1 का एवरेज ले लेना। जिस क्वांटिटी के फॉर्मूले में V स्क्वायर आता हो उस क्वांटिटी के एवरेज निकालने के लिए आप स्क्वायरों का मीन लेना।
पहले स्क्वायर्स को ऐड कर देना, फिर उनको मीन लेना, मतलब उनको n से डिवाइड करना, फिर उनका रूट भी ले लेना, तो वो भी RMS वाली चीज डिफाइन हो जाएगी। तो एवरेज, ये सब एवरेज है, वी एवरेज भी एवरेज है, और RMS इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एवरेज। वी क्यूब वाली जो बात हमने की, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एवरेज। इन डिस्कशंस में आपको जिस वेलोसिटी को यूज करना चाहिए, दैट शुड बी, चूंकि आप एवरेज प्रेशर ले रहे हैं, भाई किसी की वेलोसिटी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी ने कम प्रेशर मारा, किसी ने ज्यादा प्रेशर मारा, अगर आपको एवरेज प्रेशर चाहिए तो आप ये वाला टर्म भी एवरेज ले लीजिए, और क्योंकि इसमें स्क्वायर आ रहा है तो हमने स्क्वायरों का एवरेज लिया है। बस इतनी सी बात थी, बस। अब आगे लिख दीजिए, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द सिंप्लीफाइड पिक्चर, भाई वैसे तो रैंडमनेस है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, पर हम सिंप्लीफाइड पिक्चर में सिमेट्री मान लेते हैं, तो हम कहते हैं Vx स्क्वायर का जो मीन आएगा, ये सब बराबर ही आएंगे, ये सिंप्लीफाइड पिक्चर है। ठीक है, दिस इज y component of the mean square velocity, this is z component of the mean square velocity, ये सारे z components का mean square है, हाँ वो ठीक है। This is mean square of the x components, this is mean square of the y components, and this is mean square of the z components. अच्छा, अब ये भी हमें मालूम है कि पास्कल्स लॉ कहता है कि सभी डायरेक्शंस में प्रेशर इक्वल होता है, ऐसा लिख दीजिए, एज पर पास्कल्स लॉ इन अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। यहाँ तो एक कंटेनर में जो गैस है वो इक्विलिब्रियम में ही है, इन प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन से सेम। तो टोटल जो प्रेशर है, मतलब Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, तो जो टोटल प्रेशर है वो मैं चाहूं तो फिर ये भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं टोटल प्रेशर को, क्योंकि ये तीनों बराबर है ना, तो एक प्रकार से 3p/3 हो गया। भाई ऐसा करने से मेरे पास बाकी भी टर्म आ जाएंगे ना। Vx इसकी एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Vx आएगा, इसकी एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Vy आ जाएगा, इसकी एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Vz का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बाकी भी पूरे टर्म ले आऊं, इसलिए मैंने ये प्रेशर को इस तरह लिखना, टोटल प्रेशर को इस तरह लिखना पसंद किया। तो ये प्रेशर हो जाएगा 1/3। अब Px का मेरा फॉर्मूला था mn, फिर Vx स्क्वायर का मीन प्लस mn Vy स्क्वायरों का मीन प्लस mn Vz स्क्वायरों का मीन, ये हो गया। और ये तीनों भी मैंने लिए तो बराबर ही हैं, बल्कि तो मैं ये ऐसा लिख लेता हूं, mn Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ये। अब मुझे ये याद आ रहा है कि मैं V को बोलता था Vx I कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप। मुझे याद आ रहा है मैं V स्क्वायर को बोलता था Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। अब अगर मैं ये भी मीन लूंगा, ये भी मीन लूंगा और ये भी मीन लूंगा, तो ये भी मीन आ जाएगा। V स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू Vx स्क्वायर का मीन प्लस Vy स्क्वायर का मीन प्लस Vz स्क्वायर का मीन, ऐसा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो मैं प्रेशर का फॉर्मूला लिख लूंगा 1/3 ऑफ mn और फिर बस V स्क्वायर, ऐसा। ये सारे जो स्टेप्स हैं कुछ विशेष काम के नहीं है। हाँ, एक ये अच्छी चीज रिवाइज हो गई हमारी इस बीच कि सभी डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल होता है, तभी तो सारी वॉल्स इक्विलिब्रियम में आएंगी। एक बलून इन्फ्लेटेड है तो सारी वॉल्स पे इक्वल प्रेशर लग रहा है, तभी तो उसमें यूनिफॉर्मली इन्फ्लेटेड है, वो यूनिफॉर्मली फूला हुआ है वो। ये फाइनल फॉर्मूला था साहब, बस हमें यही चाहिए था। तो शुरू में डेरिवेशन के कुछ पॉइंट काम के थे, बाद में डेरिवेशन के पॉइंट कुछ काम के नहीं थे।
एक दो बार तो सारे ही सुन लेने चाहिए ध्यान से, एक दो बार तो आपको सारे ही पढ़ लेने चाहिए। फाइनली हम इसका जवाब दे रहे हैं कि आइडियल गैस में प्रेशर की इक्वेशन क्या है। ये फाइनल फॉर्मूला है 1/3 mn, और फिर ऐसा मैं लिख सकता हूं VRMS का स्क्वायर। ये यही लिखा था ना मैंने, V स्क्वायर मीन, स्क्वायरों का मीन था ना, ये तो स्क्वायरों का मीन था। तो ये साहब, ये जो है ना, ये फॉर्मूला 5 स्टार दे दीजिए। ये आज की क्लास में पहली काम की चीज हमने पढ़ी है। ठीक है, ये फॉर्मूला काम का है, इसमें आप ध्यान से देख लीजिए कि m, वार्निंग लिख दीजिए यार, m इज नॉट द मोलर मास। यहां जो m है वो मोलर मास नहीं है, m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इन kg, AMU में भी नहीं। अगर आप इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल in kg, and is the number of n is the number of molecules per unit volume. Pressure is 1/3 mn by v into v RMS का स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। स्मॉल n जो है उसको हम नंबर डेंसिटी कहते हैं, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ऑफ कोर्स वो भी आपको पर मीटर क्यूब में लाना होगा। लिख दीजिए, स्मॉल n शुड हैव द यूनिट ऑफ पर मीटर क्यूब। बस हम तो ये देख रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला खैर काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आने की संभावना है, और 2-3 बार डेरिवेशन अगर आप देख लेते हैं साल में कभी भी, तो बस उसके अलावा सिर्फ ये रिजल्ट ही चाहिए आपको। शॉर्ट नोट्स में तो इसेंशियली सिर्फ ये रिजल्ट ही जाना चाहिए, इसमें से एक भी बात शॉर्ट नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स वाली बात भले ही लिख सकते हैं कि कौन सी यूनिट्स क्या है, वो ध्यान दे दीजिए आप। हम ये भी देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में जो एरिया था वो उसका टर्म नहीं आ रहा, और डेल्टा टी वगैरह का जो टर्म था वो सब भी नहीं आ रहा। लिख दीजिए, A and delta T do not appear in the final result. A and delta T do not appear in the final result. So pressure on the walls of the container is independent of area of the wall, is independent of area of the wall. आप असल में क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली एक और भी बात यह है कि किसी भी कंटेनर का कोई भी शेप हो, आप प्रेशर का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक में आप छोटे छोटे क्यूब्स तो इमेजिन कर ही सकते हैं ना, और इन क्यूब का एरिया का टर्म तो आएगा नहीं, और जो इस क्यूब में प्रेशर है वही इस क्यूब में प्रेशर होगा, वही इस क्यूब में प्रेशर होगा, वही पूरे कंटेनर का प्रेशर होगा। इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो पूरे कंटेनर के हर जगह प्रेशर सेम रहता है ना। लिख दीजिए एक लाइन कि प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, the above expression of pressure though derived for a cube, the above expression of pressure though derived for a cube is valid for any shape of the container, is valid for any shape of the container. ये कंटेनर के किसी भी शेप के लिए वैलिड है, because any container can be assumed to be made up of small identical cubes. Any container can be assumed to be made of small identical cubes. And pressure in each cube will be same. Pressure in each cube will be same due to identical conditions. Pressure in each cube will be same due to identical conditions. और बाकी प्रेशर टाइम पे भी नहीं डिपेंड कर रहा। मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा,
उस पे भी प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल वो जो आरएमएस वेलोसिटी है मेनली तो उसी का खेल है, और हर मॉलिक्यूल भारी है कि हल्का है वो उसका फर्क है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा टक्कर पड़ेगी, टक्कर का ताल्लुक है प्रेशर से बस। मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, उससे मतलब है प्रेशर का। फाइनल फॉर्मूला है 1/3 और m इंटू n इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। So no derivation needed, no reasons needed, no support needed, फॉर्मूला अच्छे से याद करिए। ये 1/3 है, फिर m है, फिर स्मॉल n है, स्मॉल n है n/v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके फाइन, अब हेडिंग दे दीजिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो प्रेशर का तो फॉर्मूला मेरे पास जो आया पहले तो मैं वही लिख लेता हूं। ये प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 mn वी आर एम एस का स्क्वायर। और मैं एक्चुअली इसमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म लाना चाहता हूं। इसको मैं 1/3 इंटू m और n/v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर करना चाहता हूं। मैं इस वॉल्यूम को यहां ले चलता हूं तो PV हो जाएगा 1/3 n इधर ले लो इंटू m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर ले लो। मैं वॉल्यूम यहां ले आया और इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो अब ये हो जाएगा 2/3 इंटू n इंटू हाफ m वी आर एम एस का स्क्वायर। ये पहले मैंने स्मॉल n को लिखा n/v, इसमें से वॉल्यूम यहां ले गया, इन m और n को इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि मैं एक्चुअली हाफ m v स्क्वायर का टर्म लाना चाह रहा हूं, उसका प्रयास कर रहा हूं मैं। मेरी सारी कोशिश ये थी कि m और इनको इकट्ठा करूं और हाफ और ले आऊं। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हर एक की स्पीड अलग अलग है तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, पर हर एक की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ये है, क्योंकि आप जब वेलोसिटी एवरेज ले रहे हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज आएगी। इस वेलोसिटी आरएमएस को हम एवरेज बोल देते हैं। लिख दीजिए दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, चाहे तो खाली काइनेटिक भी बोल सकते हैं। अब एवरेज वर्ड हम नहीं लगा रहे, एवरेज वर्ड इसलिए लगाया था कि किसी का कम किसी का ज्यादा, तो सबकी एनर्जी इतनी मानी जा सकती है, सारे मॉलिक्यूलों की एनर्जी इतनी मानी जा सकती है, इसलिए हमने वर्ड एवरेज लगाया था। जब आप इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो अलग से इसको भी लिख दीजिए कि n इंटू के ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n इंटू के ऑफ ईच मॉलिक्यूल is equal to total Ke of all the molecules in the container is equal to total Ke of all the molecules in the container. Total Ke of all the molecules in the container, इसलिए PV का फॉर्मूला आ गया, PV का फॉर्मूला आ गया 2/3 of E। इनफैक्ट प्रेशर का एक फॉर्मूला आ जाता है 2/3 of E by V, इसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला 2/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी है, इसको आप याद कर सकते हैं। इस पे आप 4 स्टार दे दीजिए। प्रेशर इज 2/3 ऑफ E by V। डेरिवेशन से हमें ज्यादा मतलब नहीं है। प्रेशर इज 2/3 ऑफ E by V, तो एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस वही हुए जो प्रेशर के होते हैं, जूल पर मीटर क्यूब। लिख दीजिए प्रेशर हैज सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ एनर्जी डेंसिटी, दैट इज जूल पर मीटर क्यूब। प्रेशर के वही डायमेंशन होते हैं
जो एनर्जी डेंसिटी के होते हैं, यानी कि जूल पर मीटर क्यूब। पीवी का एक ये फॉर्मूला आ गया, अलग से दोबारा लिख लो, और पीवी का एक फॉर्मूला एनकेटी भी था, के मतलब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला। तो इन दोनों को मैं अब इक्वेट कर सकता हूं, 2/3 E इज इक्वल टू एन के बी टी, ऐसा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 3/2 एन के बी टी। ये n मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी है। E/n का फॉर्मूला कुछ हो गया, एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब हो जाएगी ये, एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये हो गया। इसमें मैं अभी कहीं भी स्टार नहीं दे रहा हूं, इसमें और थोड़े डीप डिस्कशंस के बाद हम कुछ स्टार देंगे। अभी बस हम एक ये फैसला ये ले रहे हैं कि भाई अब टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो गया ये। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यही था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ऐसे ही लिख दीजिए, फाइनल कंक्लूजन यही है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल is proportional to absolute temperature. It is proportional to absolute temperature. It is independent of, जो एनर्जी है ना, लिख दीजिए, एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ pressure or the volume of the container. Energy of a molecule is independent of the pressure or the volume of the container or the nature of the gas enclosed, or the nature of the gas enclosed. और इसी की मदद से एक प्रकार से एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर का डिफाइन किया गया है, क्योंकि 0 केल्विन पे जब T 0 हो जाएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ही 0 केल्विन पे स्टॉप हो जाएगी। ये लाइन भी एनसीईआरटी में दी नहीं है, पर ऐसा लिख दीजिए, एट 0 केल्विन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बिकम absolutely 0. So at 0 Kelvin, molecular activity will completely stop. 0 Kelvin पे molecular activity पूरी तरह रुक जाएगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, 0 फ़ारेनहीट की बात करूं, इन पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पूरी तरह नहीं रुकेगी, और 0 केल्विन पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ही रुक जाएगी। उसके नीचे तो इसका मतलब आप नहीं जा सकते ना, मॉलिक्यूल जब चलना ही बंद कर दिया, और क्या, और इसके बाद क्या बचा? लिख दीजिए, therefore there cannot be a temperature lower than 0 Kelvin. 0 केल्विन से लोअर टेम्परेचर नहीं हो सकता, 0 केल्विन से लोअर टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, एंड देयरफॉर 0 केल्विन is the lowest theoretically possible temperature. So temperature in Kelvin can never be negative. इसीलिए इसको हम एब्सोल्यूट स्केल की बात करते हैं। केल्विन जो है फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो केल्विन है फिर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, क्योंकि केल्विन स्केल में तुम 0 केल्विन के नीचे कभी जा नहीं सकते। तुम केल्विन में जब तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो बस वही तुम्हारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एनीवे, ये वाली लाइन भी एनसीईआरटी में है नहीं और इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
एनर्जी प्रेशर पे और वॉल्यूम पे और नेचर पे डिपेंड नहीं करती। आप तो खैर हेडिंग दे दीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ VRMS, expression of VRMS in terms of temperature. Expression of VRMS in terms of temperature. एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी एक मॉलिक्यूल की आपके सामने आई 3/2 kBT, यानी हाफ mv² को हम 3/2 kBT कहना चाहते हैं, और ये एवरेज है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो मैं वेलोसिटी भी एवरेज लूंगा, और अब जिस एवरेज की बात करते हैं वो आरएमएस वाला एवरेज है, तो बस ये कैंसिल हो गया। VRMS का फॉर्मूला है √3 kBT/m, ये आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। हाँ, ये भी 3 स्टार वाला हो गया। T तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही है, M इज इन kg, ध्यान रखिए, M इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन kg, बड़ा क्लियरली लिख लीजिए, लिखिए M इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन kg। ये जो कांस्टेंट K आता है, K इज डिफाइंड, K इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट फॉर वन मॉलिक्यूल, लिखिए K इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट फॉर वन मॉलिक्यूल। बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट है वो गैस कांस्टेंट फॉर वन मॉलिक्यूल है। अगर इस फॉर्मूले से कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि आपको यह पता है कि आप एक मॉलिक्यूल से डील कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल का मास kg में होना चाहिए। अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो इस कैलकुलेशन में उसका मास 2 AMU है, वो 2 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg है। इस फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे ना तो आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी मिस्टेक की। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, Na से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं Na से, तो Na मॉलिक्यूल्स का मास जो होता है वो कैपिटल M होता है। Na मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो कैपिटल M होता है, और Kb × NaR हो जाता है, तो हो जाएगा 3RT, है ना। Kb को हमने बोला था R/Na, तो R हो जाएगा Kb × Na। तो VRMS का ये भी फॉर्मूला है, इस पे हम 5 स्टार दे सकते हैं। VRMS कहीं कहीं CRMS के नाम से भी, वेलोसिटी को कभी कभी C से भी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को तो C से ही बोलते हैं, तो कहीं VRMS मिलेगा, कहीं CRMS मिल सकता है आपको। ये फॉर्मूला भी वैलिड है और ये फॉर्मूला भी वैलिड है। ये वाला स्टेप तो डेरिवेशन के लिए मैंने लिखा था, इसे हम अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। CRMS के VRMS के ये दो फॉर्मूले हैं, VRMS के ये दो फॉर्मूले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक मोल के साथ हमेशा R आएगा और एक मॉलिक्यूल के साथ हमेशा K आएगा, बात खत्म। एक मोल के साथ हमेशा R आएगा, एक मॉलिक्यूल के साथ हमेशा K आएगा। K की यूनिट्स में तो प्रॉब्लम होती नहीं है, वो तो जूल वूल में ही होती है हमेशा, K में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर R की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। अकॉर्डिंगली आपको M को ध्यान से देखना पड़ेगा। R भी आपके पास, अगर आप वेलोसिटी चाह रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो R शुड बी इन द यूनिट्स ऑफ जूल पर मोल ओनली, लिख दीजिए। इफ वी आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, अगर हम SI यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आएगी, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आएगी, then R must be in the units of joule per mole Kelvin। अगर किसी और यूनिट में है तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए, R की वैल्यू जूल पर मोल केल्विन में ही होनी चाहिए, यानी कि 25/3। R की यूनिट जूल पर मोल केल्विन में ही होनी चाहिए, यानी कि 25/3। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि M इज द मास ऑफ 1 ग्राम मोल, फिर से अलग से 5 स्टार दे दीजिए इस बात पे। M इज द मास ऑफ 1 ग्राम मोल बट इन kg। M is the mass of 1 gram mole but in kg।
m 1 ग्राम मोल का मास है केजी में, क्योंकि r भी 1 ग्राम मोल के लिए डिफाइन किया गया है और SI यूनिट्स में डिफाइन किया गया है। लिख दीजिए, बिकॉज द टर्म r इन द फॉर्मूला, because the term r in the formula has also been defined for 1 mole. The term r in the above formula has also been defined for 1 mole. जो r का टर्म है वो भी 1 मोल के लिए डिफाइन किया गया है। इन इट्स SI यूनिट्स, जब r को आपने 1 मोल के लिए लिया है उसकी SI यूनिट में, तो m भी 1 ग्राम मोल का लो उसकी यूनिट्स में, केजी में। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 1 मोल का मास है 2 ग्राम, तो मैं उसे 2 × 10⁻³ रखूंगा, वो बस आपको ध्यान रखना है। √3 kT/m में m है 1 मॉलिक्यूल का मास केजी में, और √3 RT/m में m है 1 ग्राम मोल का मास बट इन केजी, 1 ग्राम मोल का मास बट इन केजी। ऑलराइट, एनसीईआरटी में इसके बाद फिर से एक बार डेल्टास लॉ पढ़ाया गया है, तो वो भी मैं फिर से मैं भी पढ़ा देता हूं। आप हेडिंग दे दीजिए प्रेशर ऑफ मिक्सचर। प्रेशर ऑफ मिक्सचर तो पीवी होता है NKT, और अगर कई गैसेस होंगी तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं मैं, N1/V + N2/V प्लस N/V में भी KBT, तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो N1 + N2 + NN KBT हो जाएगा। प्रेशर यही है आपको, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। आपको ये ध्यान बस देना है कि वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। न्यूमेरिकल में ये आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत शायद पॉसिबिलिटी है सिली मिस्टेक की। न्यूमेरिकल में उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिए हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, वो आप देख लेना, बस यही ध्यान दिलाना था मुझे। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी दिए हैं तो वो यूनिट भी देख लेना, वो सब पर मीटर क्यूब ही होना चाहिए। लिख दीजिए स्मॉल n शुड बी ऑलवेज इन द यूनिट्स ऑफ पर मीटर क्यूब। अगर स्मॉल n को उसने पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो आप उसे पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए। ठीक है, हम एक सॉल्व एग्जांपल 13.5 ले रहे हैं। एग्जांपल लिख दीजिए कि a flask contains argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. A flask contains argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. अगर एक 5 ग्राम है तो एक 10 ग्राम है। The temperature of the mixture is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहला पार्ट आपको निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो, चाहे एक मॉलिक्यूल आर्गन का हो या एक क्लोरीन का हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा आता है 3/2 KBT। काइनेटिक E पर बाय N का यही फॉर्मूला आया था, और ये मोनोएटॉमिक या डायटॉमिक या ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, ये एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सबके लिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लिख दीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है, लिख दीजिए डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर।
So if temperature of one molecule of two different gases is same, पूरा लिख दीजिए, 5 स्टार दीजिए इस बात पर. If temperature of one molecule of two different gases is same, then their kinetic energy will be same. और बड़ा बड़ा लिख दीजिए बाद में कि irrespective of their atomicity. ये बात इनकी एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये चाहे मोनोएटॉमिक हो चाहे डायटॉमिक हो, अगर टेम्परेचर सेम हो. अच्छा, इनके टेम्परेचर इसलिए सेम है क्योंकि सेम फ्लास्क में है ना. जितने भी मॉलिक्यूल सेम कंटेनर में होते हैं हम उनको मानते हैं कि वो सेम टेम्परेचर पे हैं, क्योंकि वरना मतलब ये मान चुके हैं कि उनका स्टेडी स्टेट आ चुका है, वरना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट बह जाती. वो भी एक बात ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ऑल मॉलिक्यूल्स इन सेम कंटेनर आर एट सेम टेम्परेचर इन स्टेडी स्टेट. इक्विलिब्रियम आ जाने दीजिए. और आप तो खैर हमेशा सिंप्लीफाइड पिक्चर की ही बात करेंगे, इसलिए नहीं भी बोला होगा तो आप हमेशा मानेंगे स्टेडी स्टेट आ चुका है. स्टेडी स्टेट में सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम होता है. तो बड़ा भयंकर फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे चल के थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारे लिए. अभी तो हम डायरेक्टली रटा रहे हैं इसे कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है 3/2 kBT, और वो फिर एक मॉलिक्यूल किसी भी गैस का हो, अगर टेम्परेचर सेम हो तो एनर्जी उसकी सेम होती है. बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, क्योंकि थोड़े देर समय बाद जब ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर डाउट होगा इस फॉर्मूले पर, इस रिजल्ट पे. एटॉमिसिटी पे फर्क नहीं पड़ता. एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन एटॉमिसिटी. इस एग्जांपल 13.5 का पार्ट बी है कि फाइंड द रेशियो ऑफ VRMS of molecules of argon and chlorine. रेशियो VRMS 13.5 का बी है, एग्जाम्पल 13.5 का बी है, तो VRMS का फॉर्मूला ये ले लो, √3 kT/m. सो VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√m. बस ये वाला m भी चलेगा. लाइटर गैस मूव्स फास्टर, इसी बात को कुछ ध्यान रख लो बस. इनकी VRMS सेम नहीं होगी, इनकी VRMS सेम नहीं होगी. जो लाइटर गैस है वो तेज चलेगा, लाइटर गैस मूव्स फास्टर. लाइटर गैस मूव्स फास्टर. बस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि VRMS जो है ना वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. इसने कहा था कि दे आर इन द रेशियो 2:1. किसी के मोल्स ज्यादा थे और किसी के मोल्स कम थे, किसी का अमाउंट ज्यादा था किसी का अमाउंट कम था. दे आर इन द रेशियो 2:1 ऐसा कुछ कहा था. पर CRMS इज अ काइंड ऑफ एवरेज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट. एक बड़ी बड़ी लाइन ये भी लिख दीजिए कि VRMS is a kind of average and it does not depend upon the amount of gas enclosed in the container. It's a kind of average. It does not depend upon the amount of gas enclosed in the container. अगर मैं 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करके 50 से डिवाइड करूं, या मैं 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करके 100 से डिवाइड करूं, क्या फर्क पड़ना है? मान लीजिए वेरिएशन सबका एक जैसा ही है, कुछ कुछ जैसा पहले 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स में वेरिएशन है, वैसे ही सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स में जो वेरिएशन है वही सेक्शन शिफ्ट वन के स्टूडेंट्स में जो वेरिएशन है वही शिफ्ट 2 के स्टूडेंट्स के मार्क्स में भी वेरिएशन है. तो उनके परसेंटाइल स्कोर्स वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं. हमको वो मेथड कभी समझ नहीं आता. फिलहाल तो खैर वो बात है नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूं कि जो शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स के मार्क्स में वेरिएशन है वही अगर शिफ्ट 2 के स्टूडेंट्स के मार्क्स में भी वेरिएशन है, तो तुम खाली शिफ्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे मार्क्स को ऐड करके उनके नंबर से डिवाइड करो, तो उनका जो एवरेज आएगा, जो टोटल दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर भी तो बढ़ गया ना.
कुल मिला के कहना ये है, हम इसे ज्यादा समझना नहीं चाहते कि आरएमएस भी एक प्रकार का एवरेज है यार। तो एवरेज वैल्यू थोड़ी ना अमाउंट पे डिपेंड करता है। एवरेज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, ये आप लिख चुके हैं और फिर से लिख दीजिए कि इट इज द वेलोसिटी व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा बड़ी सेफली, बड़े मजे से कहा जा सकता है। क्वेश्चन के रूप में फिर से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, डैश करके लिख दीजिए कि two different types of gases have same temperature. Two different types of gases have same temperature. Compare their CRMS, RMS velocity. ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज्यादा डीप में सोचे बगैर हमारे मुंह से ये निकल जाता है कि टेम्परेचर सेम तो CRMS सेम। सही ये है कि जब टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी और आरएमएस वेलोसिटी मासेस के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लिख दीजिए, if temperature same then kinetic energy same but RMS velocity not same। अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगी। RMS वेलोसिटी विल नॉट बी सेम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिमाग में बैठाइए। एक छोटा मॉलिक्यूल है और एक बड़ा मॉलिक्यूल है। एक इमेजिन कर लीजिए मार्बल है, कंचा। एक मार्बल है और एक ये शॉर्टपुट है। एक शॉर्टपुट है, ये कंचा है, मार्बल है, और एक भारी मॉलिक्यूल है, ये शॉर्टपुट है। और मैंने इनको सेम का एनर्जी से फेंका है, सेम एनर्जी से फेंका है। तो जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी होगी। कंचे की वेलोसिटी तो ज्यादा होगी होगी। सेम टेम्परेचर पे ये जो हल्का मॉलिक्यूल है ना, ये बहुत तेज यहाँ वहां भागता रहेगा। ये भारी मॉलिक्यूल को तो इतना सारा भार लेके चलने में तो वेलोसिटी तो नहीं आ पाएगी ना। ऐसे ही कुछ विजुअलाइज करिए, यही इमेजिन करिए कि सेम टेम्परेचर पे इनकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम है पर इसकी वेलोसिटी तो खतरनाक होगी। है तो बहुत ही भयंकर वेलोसिटी इसमें आ जाती है कंचे में। सेम टेम्परेचर पे स्पीड सेम नहीं होती, सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी सेम होती है एक एक मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल चाहे हाइड्रोजन का हो कंचे जैसा, चाहे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो शॉर्टपुट जैसा, इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम टेम्परेचर पे सेम होगी। हाँ, इनकी स्पीड अलग अलग होगी। इनकी VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√m। जो भारी है वो धीरे चलेगा और जो हल्का है वो तेज चलेगा। हाँ, ये जरूर है कभी टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अलग से एक स्टार लगा के फिर से 3 स्टार लगा दीजिए और लिख दीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स in a container, total kinetic energy of all the molecules in a container is proportional to number of molecules in the container, is proportional to number of molecules in the container। मतलब पीवी के फॉर्मूले में तो NKT आ ही जाता है, प्रेशर तो नंबर पे डिपेंड करता ही है। फिर से अगली लाइन में फिर से 3-4 स्टार लगा के फिर से लिख दीजिए कि प्रेशर इन अ कंटेनर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इज द कीवर्ड, एवरेज नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर प्रोपोर्शनल टू अमाउंट एनक्लोज्ड इन द कंटेनर। प्रेशर ज्यादा, अब अगर अमाउंट ज्यादा एनक्लोज कर लेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। पीवी के फॉर्मूले में NKT में, उसमें तो प्रेशर के फॉर्मूले में डायरेक्टली N आ ही जाता है। काइनेटिक एनर्जी का भी पूरा फॉर्मूला ढंग से पढ़ा नहीं है, पर प्रेशर का फॉर्मूला 2/3 ऑफ E/V तो था, तो प्रेशर का फॉर्मूला 2/3 ऑफ E/V था
और प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड करता है तो एनर्जी भी अमाउंट पे डिपेंड करेगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी, और दोनों इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ रही है। लिख दीजिए, व्हेन मॉलिक्यूलर डेंसिटी इन अ कंटेनर इंक्रीजेस, व्हेन मॉलिक्यूलर डेंसिटी इन अ कंटेनर इंक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाते हैं, देन द एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर बोथ इंक्रीज। एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ जाती है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ जाती है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। और वहां फॉर्मूला वो लिख भी दीजिए ब्रैकेट में याद दिलाने के लिए कि प्रेशर का फॉर्मूला है 2/3 ऑफ E by V। उस फॉर्मूले से आप ये कह रहे हैं प्रेशर का फॉर्मूला है 2/3 ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वो 2/3 है कि 3/2 है, वो कंफ्यूजन आएगा, देख लेना। ये भी कुछ उल्टे 3 जैसा है, ये भी 3 जैसा है, ये ऊपर नीचे होते हैं। 2/3 ऑफ E by V है, देख लीजिएगा। और अब मैं आखिरी बात बता रहा हूं आपको आज की क्लास की, और वो हेडिंग दे दीजिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कभी कभार जेईई में इसके क्वेश्चन आए तो हैं कुछ कुछ, हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें है नहीं। हमारा तो यहाँ पर खैर यही कहना है कि साहब ऐसा है कि वो एक कंटेनर में यद्यपि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सब सेम टेम्परेचर पे होते हैं, पर सबकी स्पीड सेम तो नहीं होती, क्योंकि कॉलिजन्स की वजह से वो चेंज होती रहती है रैंडमली। तो बस यही उसी के बारे में ये ग्राफ बना रहा है। ये वेलोसिटी है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी है, NV, ये इधर है। और ये इस तरफ थोड़ा ऐसा टाइप का कुछ तो भी ये ग्राफ आ जाता है, स्टार्ट ये 0 से ही होता है, ऐसा ये ग्राफ है कुछ। तो खैर पहले तो यही लिख दीजिए कि कंसिडर अ स्टेशनरी कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, कंसिडर अ स्टेशनरी कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर and consider a very large number of molecules enclosed in the container। 100-200 मॉलिक्यूलों की बात नहीं है, 10 to the power 23 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो। एक मोल भी अगर आपने ले लिया तो 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो फिर ये वाला लॉ वैलिड है, तो ये रिजल्ट वैलिड है। लिख दीजिए ब्रैकेट में, दिस रिजल्ट या दिस डिस्कशन इज वैलिड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो डिस्कशन है, दिस इज स्टैटिस्टिकल लॉ है ये बेसिकली, दिस इज वैलिड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले तो आप इसके ऊपर यही लिख सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, नीट के लिए तो नहीं है, जेई के लिए फिर भी हो सकता है। और फिर आगे लिख दीजिए, इन अ गिवन मास ऑफ अ गैस, in a given mass of a gas, velocities of all molecules are not the same. Velocities of all the molecules are not the same, even if P, V, T same. प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब यदि सेम भी हुए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब यदि सेम भी हुए, तो भी सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज शोन इन द ग्राफ। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज एज शोन इन द ग्राफ। या मेनली तो हम यही देखना चाहते हैं कि एक वेलोसिटी रेंज में, जैसे v और v प्लस dv में कितने मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी है v, और ये वेलोसिटी है ये dv। तो v और v प्लस dv के रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं, लिख दीजिए। एरिया ऑफ द स्ट्रिप ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ स्ट्रिप ऑफ दिस ग्राफ gives the number of molecules lying in a given velocity range, v and v plus dv। ये v है वेलोसिटी
और ये v प्लस डी वी है, ये v प्लस डी वी है। जैसे मैं ये जानना चाहता हूं कि मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी 1000 से 1050 के बीच में है, उन मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है। ऐसी ही कोई बात, शायद मीनिंगफुल डिस्कशन होगा उसका। 1000 और 1050 के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डायमेंशनली तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये आपको एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा है बेसिकली। ये बात भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही भूल जाइए इसको। बस अगर मैं पूरा एरिया निकाल लूं, पूरा इंटीग्रेशन निकाल लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, वो फिर मुझे फाइनली मिल जाएगा डायमेंशनली दिस इनटू दिस, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे मुझे। बस पहले मुझे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले जिनकी वेलोसिटी 1000 से 1050 के बीच में है, फिर मुझे वो मॉलिक्यूल्स मिले जिनकी वेलोसिटी 2000 से 2100 के बीच में है, मुझे वो मॉलिक्यूल्स की संख्या मिली जिनकी वेलोसिटी 100 से 500 के बीच में है, ऐसे टाइप के। तो सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो एक लाइन पे 2 स्टार दे दीजिए और लिख लीजिए कि एरिया अंडर द कर्व, पूरा जो कर्व है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन द कंटेनर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन द कंटेनर। ये फिर भी कभी जेईई में आया है, इसके अलावा तो कुछ कभी इसमें क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन द कंटेनर, और इसका ये मतलब है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये T1 है और ये T2 है, और इफ T1 is greater than T2, वेलोसिटी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 is less than T2। खैर वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मतलब पहली बात है कि टेम्परेचर ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होंगी। यहाँ ज्यादा वेलोसिटीज है, यहाँ तो ज्यादा वेलोसिटीज है ही नहीं इस केस में, तो वेलोसिटी ही ज्यादा नहीं है तो यहाँ लोअर टेम्परेचर है, वेलोसिटी ज्यादा है तो हायर टेम्परेचर पे। इन दोनों में एरिया सेम होगा, बस मेन बात ये है A1 is equal to A2। T1 और T2 के बारे में तो कोई आपसे शायद ना पूछे, बाय चांस, बहुत रेयर चांस ये है कि एरियाज के बारे में बात बताइए, तो एरिया रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम ही है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम ही है, इसलिए एरिया सेम है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, इसलिए एरिया सेम है। ठीक है, इसमें हमें यह पता पड़ रहा है कि ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी 0 है, और ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। एक बार डैश करके ये भी लिख दीजिए कि द ग्राफ शोज दैट a container has molecules with 0 velocity as well as with almost infinite velocity। अब ये वेलोसिटी तो इनफाइनाइट पे जाके ग्राफ मिल रहा है। कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनकी वेलोसिटी 0 है, और कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनकी वेलोसिटी इनफाइनाइट है। जो 0 है उनकी बात तो मुझे समझ में आ रही है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स तो एडहेसिव फोर्स से कंटेनर की वॉल से चिपके होंगे ना, लिख दीजिए मॉलिक्यूल्स which stick to the walls of the container, due to adhesive force will have 0 velocity। जो मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार से चिपके होंगे एडहेसिव फोर्स के कारण, उनकी वेलोसिटी तो 0 ही होगी। And such molecules having very less velocity are very less in number। जिनकी वेलोसिटी काफी कम है, इनकी संख्या भी काफी कम है। नंबर यहां आ रहा था, नहीं, molecules having low velocity as well as molecules having very high velocity are less in number। वे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है उनकी संख्या भी कम है, और वे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है उनकी संख्या भी कम है। ग्राफ का जो पीक आता है ना, यहां जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं CMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका जिक्र डायरेक्टली एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए शायद ये इंपॉर्टेंट है नहीं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी,
और इतना ही बोल दीजिए, इट इज अ वेलोसिटी possessed by maximum number of molecules. Most probable velocity is the velocity possessed by maximum number of molecules. मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से चलते हुए पाए जाते हैं वो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। उम्मीद यही है, समझाने के लिए मैं बोल सकता हूं, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 1 है कि 2 है कि 2 है कि 2 है कि 3 है कि 5 है कि 7 है, बोलेगा बताओ कंटेनर की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, तो ये 2 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि हमने अंदाजे से आंख बंद करके कंटेनर के अंदर हाथ डाला तो उम्मीद हमें इस मॉलिक्यूल के मिलने की सबसे ज्यादा है जो इससे चल रहा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल इससे चल रहे हैं। ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। प्रोबेबिलिटी के लॉज से ही ये ग्राफ डिफाइंड है, इसलिए भी ये हमारे कुछ खास काम का नहीं है। हम इन ग्राफों में एक बात और समझते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का आता है, ये तो हमने बोला मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यहाँ आती है एक्चुअली आरएमएस वेलोसिटी और यहाँ पे आएगी एवरेज वेलोसिटी। ऐसा भी एक ग्राफ बना लीजिए आप। मोस्ट प्रोबेबल में तो कोई डाउट हमें है ही नहीं, मोस्ट प्रोबेबल तो यही है। आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है और सबसे बड़ी बात है एवरेज। अब ग्राफ अगर यूनिफॉर्म शेप का होता ना तो शायद एवरेज यहां आता, ग्राफ अगर ऐसा होता ना तो एवरेज यहां आता। एवरेज तो हमेशा भारी वालों की तरफ सरका होता है ना, ज्यादा मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये ग्राफ इस तरफ ऐसा टाइप का है ना, ये ग्राफ ऐसा टाइप का, ज्यादा मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से चल रहे हैं तो एवरेज तो इस तरफ सरकेगा ना। लिख दीजिए एवरेज इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर। ज्यादा मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से चलेंगे एवरेज वेलोसिटी भी तो उसी के आसपास निकलेगी। ज्यादा मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से इन वेलोसिटी से चल रहे हैं और इनसे तो फिर कम चल रहे हैं। ज्यादा मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी था ये, तो ग्राफ इस तरफ शिफ्टेड है, ग्राफ थोड़ा इस तरफ शिफ्टेड है तो एवरेज भी यहीं कहीं निकलेगा। तो पहले आता है एवरेज, फिर आता है मोस्ट प्रोबेबल और सबसे बाद में आता है आरएमएस। आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और एवरेज वेलोसिटी सबसे कम है। इतना तो हमें क्लियर ही है कि वी आरएमएस इज ग्रेटर देन वी एवरेज। आरएमएस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ना। हालांकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद आरएमएस आर लेस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद आरएमएस वेलोसिटी आर लेस इन नंबर। एवरेज ने सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। अब जब सब खूब ज्यादा मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं एवरेज भी उसी के आसपास आएगा, एवरेज भी उसी के आसपास आएगा। एवरेज जो है हमेशा वो बड़े वाले ज्यादा लोगों की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पीक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा लिख सकते हैं कि एवरेज इज ऑलवेज क्लोजर टू द पीक, और जहां मतलब उसकी वैल्यूज ज्यादा होती हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 13.6 से, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है यूरेनियम हैज 2 आइसोटोप्स। यूरेनियम का एक 235 वाला भी है और यूरेनियम का एक 238 वाला भी आइसोटोप है। कहता है फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड्स एट एनी टेम्परेचर। कुछ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस दी है उसने, उनके मास वास में फिलहाल निकालने के लिए नहीं देख रहा। सवाल थोड़ा सा ये एडवांस टाइप ही है। कहता है परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड्स, मुझे डेल्टा वी बाई वी निकालना है, मुझे V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100 निकालना है, और मुझे ये V2 बाई V1 माइनस 1 इंटू 100 निकालना है, और जो V होता है वो अंडर रूट M होता है, तो अंडर रूट M1 बाई M2 माइनस 1 इंटू 100 निकालना है। इससे हमारा आंसर आ जाएगा।
कहता है गिवन टेम्परेचर पे परसेंटेज चेंज इन स्पीड निकालिए। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, सेकेंड की वेलोसिटी माइनस फर्स्ट की वेलोसिटी अपॉन फर्स्ट की वेलोसिटी, जो भी लाइटर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। एनीवे मैं तो ऐसे ही कुछ लिख देता हूं अपने आप, फिर v प्रोपोर्शनल टू 1/√m लिख देंगे हम लोग, क्योंकि VRMS का फॉर्मूला है √3 RT बाय कैपिटल M। स्पीड्स में परसेंटेज डिफरेंस चाहिए, तो परसेंटेज चेंज के न्यूमेरिकल तो बनते ही हैं। ऐसे ही कुछ लिख दीजिए क्लाइनस के आगे। एक्चुअली क्या होता है जब फिशन रिएक्शन कराते हैं ना, U-235, ये जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना, 12th के सिलेबस में आता है, ये रेडियो एक्टिविटी में नेचुरल यूरेनियम में U-238 का परसेंटेज ज्यादा होता है, पर हमें U-238 बाहर निकाल देना ये हमारे काम का होता नहीं है। ये U-235 से फिशन होता है। U-235 में संख्या इसकी फिशनेबल है। U-35 इज मोर रेडिली फिशनेबल आइसोटोप। तो जब हम U-235 का नंबर बढ़ा लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। ये एक लाइन लिख दीजिए, uranium having more percentage of U-235, uranium having more percentage of U-235 is called enriched uranium, ENRICHED। ये बातें once again फिलहाल तो इंपॉर्टेंट नहीं है। U-235 का परसेंटेज जब ज्यादा हो जाता है तो उसको enriched uranium कहते हैं। जो U-235 में ज्यादा अमीर है वो enriched uranium है। बस आगे लिख दीजिए, द फास्टर मॉलिक्यूल विल लीव आउट मोर, विल लीक आउट मोर। जो फास्टर मॉलिक्यूल है वो ज्यादा लीक करेगा, उसकी स्पीड ज्यादा है ना, विल लीक आउट मोर। एंड दस U-235 एंड U-238 कैन बी सेपरेटेड। इस प्रकार से U-235 एंड U-238 कैन बी सेपरेटेड। बस यूरेनियम के एनरिचमेंट में कुछ इस प्रोसेस को यूज करते होंगे वो लोग, क्योंकि इनकी स्पीड्स अलग अलग है ना, तो स्पीड्स अलग अलग हैं, तो फिर एक जल्दी लीक करेगा, एक धीरे चलेगा, तो उनको सेपरेट कर लेंगे। बस वो तो डेल्टा वी बाई वी परसेंटेज चेंज वाली बात शायद फिर भी बाय चांस पेपर में आ सकती है, हालांकि वो कठिन सवालों में कहलाता है। और एक आखिरी बात हम इसमें आपसे कर रहे हैं फिर फाइनली, और वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Graham's law of diffusion, rate of diffusion is proportional to VRMS, and therefore rate of diffusion is proportional to 1/√m। जो rate of diffusion होता है, जिसकी RMS वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, जो वो गैस ज्यादा दूर तक डिफ्यूज हो जाएगी, ज्यादा जल्दी फैल जाएगी। तो rate of diffusion is proportional to VRMS and therefore rate of diffusion is proportional to 1/√m। न्यूमेरिकल में वो ये कहने के बजाय कि दो गैसेस की आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो 1:2 है, हो सकता है वो बोल दे कि उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो 1:2 है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो है वही उनकी आरएमएस वेलोसिटीज का रेशियो है। ठीक है, सो ये इस पार्ट में काफी है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। और इसके बाद फिर हम फाइनली सीपी और सीवी की वैल्यूज वगैरह और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वगैरह जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर नंबर 13 में, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू एंड गुड लक।